Welcome dear students, in DC machines. Today we are going to do problem solving module on parallel operation of DC machines. After completing this module, you will be able to explain the parallel operation of DC generators and you will be able to analyze the parallel operation of DC machines. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हम तीन टाइप के जनरेटर पढ़ते हैं, जैसे आपका डीसी शंट जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो आपकी एग्जामिनेशन में पूछा सकता है इनमें से किसी भी जनरेटर पे कि इनका पैरेलल ऑपरेशन आप कैसे करते हो। उसके लिए आपको उसका पैरेलल ऑपरेशन का डायग्राम बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ आप उसको एक्सप्लेन करोगे। तो आपको यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो जिस भी जनरेटर का आपको पैरेलल ऑपरेशन वो पूछ रहा है उस पर्टिकुलर जनरेटर के लिए आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद आप उसमें वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कैसे आप उसके फील्ड वाइंडिंग को और शंट जो आपके आर्मेचर वाइंडिंग है उसको आप कनेक्ट करोगे और कैसे वो पैरेलल ऑपरेशन आपका कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और वो इम्पॉर्टेंट है आपके आगे के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो वन बाय वन करके वो क्वेश्चन हम देखते हैं और देखते हैं कि आप उसको कैसे आंसर करोगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर पैरेललिंग ऑफ डीसी जनरेटर्स। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपके डीसी जनरेटर्स हैं उसके पैरेलल ऑपरेशन के क्या कंडीशंस हो सकते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था लर्निंग आउटकम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कंडीशंस फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। उसमें हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट था कि आपका जो वोल्टेज होना चाहिए, जितने भी जनरेटर आप पैरेलल ऑपरेशन में डाल रहे हो सबका सेम होना चाहिए। साथ ही साथ उनका वोल्टेज रेगुलेशन सेम होना चाहिए, साथ ही साथ उसका स्पीड रेगुलेशन सेम होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस थे आपके पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर के। तो आपको इस क्वेश्चन में बस यही लिखना है कि पैरेलल ऑपरेशन के कंडीशन क्या है। ठीक, ये आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो बोल रहे हैं डिस्कस अबाउट द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी शंट जनरेटर। अब अगर डीसी शंट जनरेटर के पैरेलल ऑपरेशन के बारे में आपसे पूछ रहा है तो सबसे पहला इसको आंसर करना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो शंट जनरेटर है उसके लिए आप डायग्राम बनाओगे। आपने सबसे पहले बना दिया डायग्राम, सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम कंप्लीट करने के बाद आप डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशंस होते हैं आपके पैरेलल ऑपरेशन के। ठीक है, यहां पे आपसे कोई नहीं पूछ रहा है कि पैरेलल ऑपरेशन की क्या कंडीशन है, बट अगर आप उसको लिख देते हो तो आपके कॉपी चेकर के पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है आपको मार्क्स देने के। ठीक है, क्योंकि आप पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी शंट जनरेटर डिस्कस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको उसके कंडीशंस बता देना है कि पैरेलल ऑपरेशन के क्या क्या कंडीशंस होते हैं। उसके बाद आपने जो सर्किट डायग्राम बनाया है पैरेलल ऑपरेशन के, वहीं से आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे आप शंट जनरेटर जो है उसको आप पैरेलल ऑपरेशन में डालते हैं। और ये जो डिस्कशन है कि आप शंट जनरेटर को जब पैरेलल ऑपरेशन में रखते हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए और वो कैसे पैरेलल ऑपरेशन में जाता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है अपने लर्निंग आउटकम में। तो आपको उस लर्निंग आउटकम को रेफर करना है और वहाँ से जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करी है उसको पॉइंट वाइज आपको अपने आंसर शीट में लिख देना है। अब अगर हम अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे बोल रहे हैं डिस्क्राइब पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर। जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी बोल रहा है डिस्क्राइब द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो ये जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चंस हैं सिर्फ आपके जनरेटर का टाइप चेंज हो रहा है। यानी कि सेकेंड वाले क्वेश्चन में डीसी शंट जनरेटर था, थर्ड वाले क्वेश्चन में आपका डीसी सीरीज जनरेटर है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपका डीसी कंपाउंड जनरेटर है। तो इसमें सिर्फ आपके जो जनरेटर है वो चेंज हो रहा है, बट लिखने का जो आंसर लिखने का पैटर्न होगा वो सेम होगा। कैसे, सबसे पहले आप पैरेलल ऑपरेशन की सर्किट डायग्राम बनाओगे। सर्किट डायग्राम बनाने के बाद आप उसके कंडीशंस बताएंगे कि पैरेलल ऑपरेशन के कंडीशंस क्या है। पैरेलल ऑपरेशन के कंडीशंस बताने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि आप कैसे सीरीज जनरेटर को या शंट जनरेटर को या कंपाउंड जनरेटर को आप पैरेलल ऑपरेशन में डालेंगे। ठीक है, और
आप कैसे इसके पैरेलल ऑपरेशन करते हो ये हमने लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस किया हुआ है। आप उस पर्टिकुलर लर्निंग मॉड्यूल को आप रेफर करोगे और जो भी हमने डिस्कस किया उसको पॉइंट वाइज अपने आंसर शीट में लिख देंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे डिराइव एक्सप्रेशन फॉर अनइक्वल ईएमएफ ऑन नो लोड इन डिवीजन ऑफ करंट बिटवीन डीसी शंट जनरेटर इन पैरेलल। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि जब आपके दो डीसी शंट जनरेटर जो है वो पैरेलल ऑपरेशन में है और तो उसके करंट के क्या कंट्रीब्यूशन होंगे आपके ऑपरेशन में। बट यहाँ पे बोल रहा है ऑन नो लोड। सबसे पहले हम अपने लोड पे हम उसके शेयर, हर एक जनरेटर का शेयर हम निकाल लेंगे, उसके बाद बात करेंगे अगर वो नो लोड पे होगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें हमने दो जनरेटर लिया। ये दोनों जनरेटर आपके शंट जनरेटर है। हमने यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग कनेक्शन नहीं दिखाया है क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका जो करंट कंट्रीब्यूशन या फिर आपका पावर कंट्रीब्यूशन ऑफ शंट जनरेटर होगा वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि आपका जो जनरेटर है वो I1 एंड I2 ये आपके जनरेटर 1 और जनरेटर 2 का अपना करंट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो अपने एग्जामिनेशन में तो आपने जितने भी टर्म्स यूज़ किए हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप क्या क्या आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे E1 इक्वल टू क्या होगा, EMF ऑफ जनरेटर 1, E2 होगा EMF ऑफ जनरेटर 2। ठीक है, I1 करंट कंट्रीब्यूशन ऑफ जनरेटर 1, I2 current contribution of generator 2, IL total load current and that is equal to I1 plus I2, यहाँ पे जो हमने सर्किट बनाया उस हिसाब से, एंड R1 आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ जनरेटर 1, R2 आर्मेचर रेजिस्टेंस of generator 2 and RL is load resistance। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जाए तो अब अगर आप अपने सर्किट को देखो तो चूंकि आपका जो लोड रेजिस्टेंस है जनरेटर 1 एंड जनरेटर 2 है, ये तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जो आपके लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज होगा वही आपके जनरेटर 1 और जनरेटर 2 के लिए टर्मिनल वोल्टेज की तरह काम करेंगे। अगर ये टर्मिनल वोल्टेज की तरह काम कर रहा है तो हम लिख सकते हैं फॉर जनरेटर फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू लिख सकते हैं E1 माइनस I1 R1। अगर हम जनरेटर 2 के बारे में बात करें, फॉर जनरेटर 2
तो V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं E2 माइनस I2R2 एंड फॉर लोड हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IL इंटू RL, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू RL। ठीक है, तो अब यहां से हम लिख सकते हैं, ये अगर हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो फ्रॉम फर्स्ट, या ऐसे भी हमें पता है जनरेटर फर्स्ट के लिए जो E1 का जो वैल्यू होगा वो होगा V प्लस I1 R1, और यहाँ पे अगर हम इक्वेशन 3 को पुट कर दें अपने इक्वेशन फर्स्ट में, तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा E1 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू RL प्लस I1 R1। देन अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा I1 RL प्लस I2 RL प्लस I1 R1। यहाँ से अगर हम चीज़ें कॉमन करते हैं तो हमें E1 का एक्सप्रेशन मिलता है जो है I1 इंटू प्लस I2 RL, और ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा। ठीक, अब फ्रॉम सेकेंड हमारे पास हम लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू V प्लस I2R2, और फिर से अगर यहाँ पे V का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो वो हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू RL प्लस I2 R2। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 RL प्लस I2 RL प्लस I2 R2। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं E2 इज इक्वल टू I1 RL प्लस I2 इंटू R2 प्लस RL, और ये हो जाएगा इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 एंड 5 हम सॉल्व करके यहाँ से I1 I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम I1 I2 का वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई कर दें R2 प्लस RL से, और इससे घटा दें इक्वेशन 5 को मल्टीप्लाई करके R2 से, तो हमें क्या मिलेगा। अगर देखा जाए तो इक्वेशन 4 में हमें R2 प्लस RL से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स इंटू R2 प्लस RL इज इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस RL इंटू R2 प्लस RL प्लस I2 RL इंटू R2 प्लस RL, और E2 इक्वेशन 4 में हमें R2 से मल्टीप्लाई करना है, तो E2 R2 इज इक्वल टू I1 R2 RL प्लस I2 RL। यहाँ पे हमें इक्वेशन 4 एंड 5 मिला। अब इक्वेशन 4 एंड 5 में हम इसको I1 I2 का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। I1 I2 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा।
इस इक्वेशन को सॉल्व करके या तो हमें I1 का टर्म खत्म करना पड़ेगा या तो I2 का टर्म खत्म करना पड़ेगा और उसके बाद इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे I2 का टर्म खत्म करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा R2 प्लस RL से और इसमें से घटाना पड़ेगा इक्वेशन 5 को आफ्टर मल्टीप्लाइंग। तो E1 इंटू R2 प्लस RL इज इक्वल टू I1 इंटू R1 प्लस RL इंटू R2 प्लस RL प्लस I2 इंटू RL इंटू R2 प्लस RL। इक्वेशन 5 में अगर हम RL से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा E2 इंटू RL इज इक्वल टू I1 RL स्क्वायर प्लस I2 इंटू RL प्लस R2 प्लस RL। अब हमें यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को घटाना है, माइनस करना है बाकी के टर्म्स को। तो यहाँ पे जो I2 का टर्म है वो कैंसल आउट होगा और उसके बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, E1 R2 प्लस RL माइनस E2 RL इज इक्वल टू I1। अगर हम R1 प्लस RL इंटू R2 प्लस RL को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाएगा R1 R2 R1 RL प्लस R2 RL प्लस RL स्क्वायर माइनस I1 RL स्क्वायर। अब अगर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं I1 R1 R2 प्लस R1 RL प्लस R2 RL प्लस I1 RL स्क्वायर माइनस I1 RL स्क्वायर, ताकि यहाँ से RL स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट हो जाए। फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं E1 इंटू R2 प्लस RL माइनस E2 RL इज इक्वल टू I1 इंटू R1 R2 प्लस R1 RL प्लस R2। ठीक है, और यहां से हम I1 का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं और यहां से I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू E1 इंटू R2 प्लस RL माइनस माइनस E2 RL अपॉन R1 R2 प्लस R1 RL प्लस R2। और सॉल्व किया जाए अगर इसे तो हम लिख सकते हैं E1 R2 प्लस E1 RL माइनस E2 RL अपॉन R1 R2 प्लस R1 RL प्लस R2 RL। अब I1 इज इक्वल टू आएगा E1 R2 प्लस E1 माइनस E2 इंटू RL अपॉन R1 R2 प्लस R1 प्लस R2
ये इक्वेशन बन जाएगा 6। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस I1 के वैल्यू को या तो इक्वेशन 4 में पुट करना पड़ेगा या इक्वेशन 5 में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू मिले मुझे हमें मिलेगा I2 का, मैं वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आफ्टर सॉल्विंग I2 इज इक्वल, तो यहाँ पे हमें I1 और I2 का वैल्यू मिल जाता है। अब हम चाहें तो अपना टोटल लोड करंट हम निकाल सकते हैं, जो कि है I1 प्लस I2। IL इज इक्वल टू होगा I1 प्लस I2, और I1 की वैल्यू है E1 R2 प्लस E1 माइनस E2 इंटू RL अपॉन R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 इंटू RL प्लस E2 R1 माइनस E1 माइनस E2 RL अपॉन R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 इंटू RL। अब चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब आप इसको ऐड करोगे तो जो आपके दोनों ही करंट का जो सेकेंड पार्ट है E1 माइनस E2 इंटू RL और E1 माइनस E2 इंटू RL, दोनों ही पार्ट में देखें तो वो एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव है, वो कैंसिल आउट होने के बाद जो आपको लोड करंट IL का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 इंटू RL। ये इक्वेशन 8, और ये आपको टोटल लोड करंट IL का वैल्यू मिल रहा है। अब अगर हम टर्मिनल वोल्टेज V निकालना चाहें तो टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू होता है IL इंटू RL। इनिशियली हमने डिस्कस किया हुआ है, तो IL का जो वैल्यू मिला हम उसमें RL से मल्टीप्लाई कर दें, यानी हमें मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1 इंटू RL अपॉन R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 इंटू RL। ठीक है, अगर RL को नीचे अगर डिनोमिनेटर में अगर हम डिवाइड करते हैं हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा, तो हमें V इज इक्वल टू मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 अपॉन RL प्लस R1 प्लस R2। ये इक्वेशन 9, यहाँ पे हमें टर्मिनल वोल्टेज V का वैल्यू मिल गया। अब ये तो हमने जो करंट I1 I2 का वैल्यू निकाला या IL का वैल्यू निकाला या टर्मिनल वोल्टेज V का वैल्यू मिल निकाला, ये हमने निकाला जब हमारा लोड RL कनेक्टेड है टर्मिनल के क्रॉस। बट जो आपका क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आपको जो भी करंट शेयरिंग का एक्सप्रेशन बताना है वो बताना है आपको जब आपका जो सिस्टम है वो नो लोड पे हो। ठीक है, तो नो लोड पे हम अब दो केसेस हो सकते हैं। नो लोड कहने का मतलब है कि आपका टर्मिनल या तो ओपन सर्किटेड हो यानी RL का वैल्यू इन्फिनिटी हो, या तो आपका टर्मिनल शॉर्ट सर्किटेड हो, वो भी आपका नो लोड कंडीशन बन जाता है। तो उस टाइम जो RL का वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। इन दोनों कंडीशन पे हम आपके जनरेटर के लोड शेयरिंग के बारे में बात करें। तो अब बात करते हैं केस फर्स्ट, व्हेन लोड टर्मिनल। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट डिस्कस करते हैं, और केस फर्स्ट बोल रहा है व्हेन लोड टर्मिनल इज ओपन सर्किटेड। लोड टर्मिनल ओपन सर्किटेड कहने का मतलब है कि आपके जो RL का वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो जा रहा है। अब इस केस में जो आपका टर्मिनल वोल्टेज होगा वो नो लोड वोल्टेज होगा, है ना। हम बोल सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज V जो होगा वो आपका नो लोड टर्मिनल वोल्टेज होगा।
ठीक है। और उस टाइम V का वैल्यू क्या होगा? तो जनरली जो आपका V का फॉर्मूला हमने अभी जस्ट निकाला था वो कितना था? तो अभी जो हमने टर्मिनल वोल्टेज का वैल्यू निकाला था वो था E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 अपॉन RL प्लस R1 प्लस R2। अब अगर आपके आर यानी कि लोड टर्मिनल अगर आपका ओपन सर्किटेड है, दैट मीन्स कि आपके RL का वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो ये जो पूरा का पूरा टर्म होगा वो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो V का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा हमें, वो क्या मिलेगा? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारा नो लोड टर्मिनल है, ठीक है। इस कंडीशन में जो दोनों ही जो जनरेटर का जो जनरेटेड करंट है वो क्या होगा? जनरेटर 1 का जो जनरेटेड करंट था I1 वो हमें क्या मिला था? तो जो जनरेटर 1 का जो हमें फॉर्मूला मिला था यानी I1 का जो एक्सप्रेशन हमें मिला था वो था E1 R2 प्लस E1 माइनस E2 इंटू RL अपॉन R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 इंटू RL। अब यहाँ पे RL का वैल्यू इन्फिनिटी है। अब अगर देखा जाए तो आपके RL का वैल्यू न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। तो या तो हम इसे न्यूमरेटर में कर दें या तो डिनोमिनेटर में कर दें। तो अगर हम RL के वैल्यू को डिनोमिनेटर में कर दें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? E1 R2 प्लस E1 माइनस E2 अपॉन R1 R2 अपॉन RL प्लस R1 प्लस R2। और बोल रहे हैं कि RL का वैल्यू इन्फिनिटी है। तो अगर RL का वैल्यू इन्फिनिटी होगा दैट मीन्स ये पूरा टर्म इक्वल टू जीरो होगा। तो उस कंडीशन में जो आपके I1 का एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा? E1 R2 प्लस E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हमारे I1 का वैल्यू हो गया। अब अगर देखा जाए तो I2 का क्या वैल्यू था जो हमने निकाला था? वो था E2 R1 माइनस E1 माइनस E2 इंटू RL अपॉन R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 इंटू RL। अब यहाँ पे भी जब RL का वैल्यू इन्फिनिटी है तो फिर से हमें RL को या तो डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर में करते हैं तो ये हो जाएगा E2 R1 माइनस E1 माइनस E2 अपॉन R1 R2 अपॉन RL प्लस R1 प्लस R2। और फिर से इस कंडीशन में अगर RL का वैल्यू इन्फिनिटी है तो इस पूरे टर्म का वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो I2 का वैल्यू हमें मिलेगा वो मिलेगा E2 R1 माइनस E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे अगर हमें I1 और I2 का वैल्यू मिल जा रहा है तो अब अगर देखा जाए तो जैसे हमने अपने लोड टर्मिनल को ओपन सर्किटेड किया, अब हमारे लोड करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारे दो जनरेटर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं उस टाइम पे जिस भी जनरेटर का जो करंट का वैल्यू होगा वो सुपर इम्पोज करेगा आपके दूसरे वाले जनरेटर पे, और वो जो करंट आपके सर्किट में फ्लो कर रहा होगा उससे आप कहेंगे सर्कुलेटिंग करंट। तो यहाँ पे हम अगर सर्कुलेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो वो आसानी से निकल सकता है। तो वो अगर हम सर्कुलेटिंग करंट का वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा? IC की वैल्यू निकालें दैट इज इक्वल टू, अगर हम सपोज मान के चलते हैं कि आपका जो जनरेटर 2 है वो ज़्यादा करंट कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके लोड में और जनरेटर 1 जो है वो कम करंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उस कंडीशन में IC का वैल्यू जो होगा वो I2 माइनस I1 होगा। तो I2 और I1 का अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो I2 का वैल्यू है E2 R1 माइनस E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2, और I1 का वैल्यू जो है वो है E1 R2 प्लस
E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2। ओके, तो अब चूंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पे IC का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, IC इज इक्वल टू E2 R1 माइनस E1 माइनस E2 माइनस E1 R2 माइनस E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो IC की वैल्यू क्या होगी, IC की वैल्यू होगी E2 R1 माइनस E1 R2 माइनस 2 इंटू E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू होगी। अब हम अपने सेकंड कंडीशन पे आते हैं, तो हमें किसी भी तरीके से अपने लोड रेजिस्टेंस को हटाना है। लोड रेजिस्टेंस को हटाने के लिए आप दो वे यूज़ कर सकते हो, या तो अपने अपने जो लोड टर्मिनल है उसको ओपन सर्किट कर सकते हैं, और उस कंडीशन में क्या हो सकता है अभी हमने जस्ट देखा। अब दूसरा कंडीशन ये है कि आप अपने लोड टर्मिनल को शॉर्ट कर सकते हो। लोड टर्मिनल को शॉर्ट करने पे आपके RL का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन आपके एक्सप्रेशन क्या होंगे वो हम बार बार देखेंगे। तो अगर लोड टर्मिनल हमारा शॉर्ट सर्किटेड है तो उस टाइम पे क्या होगा, RL की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। RL की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होगा V वो 0 हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट जैसे कि हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज वो 0 हो जा रहा है। फिर अगर हम I1 और I2 की वैल्यू निकालें तो वहां से हम टोटल लोड करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट सर्किट करंट भी कह सकते हैं। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 इज इक्वल टू है, तो यहाँ पे अगर हमारे RL की वैल्यू 0 है तो सीधा जो टर्म बनेगा ये RL के 0 होने से ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। RL के 0 होने से ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमें I1 का वैल्यू क्या मिलेगा, I1 का वैल्यू मिलेगा E1 R2 अपॉन R1 R2। और देन अगर ये R2 कैंसिल आउट होते हैं तो हमें जो I1 का वैल्यू मिलेगा, I1 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा E1 अपॉन R1। ठीक है, सेकंड जो हमें I2 का वैल्यू मिलेगा, तो I2 की वैल्यू हमने जो निकाली थी वो क्या थी, तो हमें जो I2 की वैल्यू मिली थी वो है E2 R1 माइनस E1 माइनस E2 इंटू RL अपॉन R1 R2 प्लस R1 प्लस R2 इंटू RL। अब यहाँ पे चूंकि हमने लोड टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो शॉर्ट सर्किट करने के कारण जो RL का वैल्यू होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, और अगर RL का वैल्यू 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देन जो हमें E2 का वैल्यू मिलेगा, देन हमें जो I2 का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा E2 R1 अपॉन R1 R2। और अगर R1 एंड R1 कैंसिल आउट होते हैं तो हमें जो I2 का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा E2 अपॉन। अब अगर हमें I1 और I2 का वैल्यू मिल जाता है तो हम यहाँ से आसानी से लोड करंट निकाल सकते हैं, यानी IL का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारा शॉर्ट सर्किट करंट कहलाएगा, क्योंकि हमने लोड टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट सर्किट करंट IL इज इक्वल टू, तो IL क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू हमें क्या मिली, A1 अपॉन R1। I2 की वैल्यू क्या मिली, A2 अपॉन R2।
देन हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं IL इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन। तो ये कंप्लीट जो आपको एक्सप्रेशन निकालना है, ये आपके अनइक्वल वोल्टेज, अनइक्वल ईएमएफ जो वोल्टेज है आपके जनरेटर 1 और जनरेटर 2 के कारण, उसके कारण आप यानी कि दो जनरेटर आप यूज़ तो कर रहे हैं जिसको आपको पैरेलल ऑपरेशन में डालना है, बट दोनों ही जनरेटर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का रेटिंग है वो डिफरेंट है, और उससे आपने देखा कि एट नो लोड इन दोनों की शेयरिंग कैसे होगी और कैसे आपका सर्कुलेटिंग करंट या फिर आप शॉर्ट सर्किट करंट निकाल सकते हैं एट नो लोड। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछा गया है, और वो क्या है, 2 DC शंट जनरेटर रन इन पैरेलल टू सप्लाई टुगेदर 2500 एम्पियर। द मशीन हैव आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.04 ohm and 0.025 ohm, field resistance of 25 ohm and 20 ohm, and induced EMFs of 440 volt and 420 volt respectively. Find the bus bar voltage and output of each machine. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले गिवन दैट, वो क्या है, सबसे पहले हमें बोल रहा है कि वो पैरेलल दो डीसी शंट जनरेटर है, दोनों पैरेलल ऑपरेशन में है, और जो टोटल करंट जो सप्लाई हो रहा है वो 2500 एम्पियर है। दैट मीन्स कि आपके IL का वैल्यू आपको पता है 2500 एम्पियर। उसके बाद बोल रहे द मशीन्स हैव आर्मेचर रेजिस्टेंसेस ऑफ 0.04 ओम एंड 0.025 ओम। अगर सपोज मान लेते हैं दो जनरेटर हैं, तो एक को हमने G1 माना, दूसरे को अगर हम G2 मान के चल रहे हैं, तो उस केस में जो G1 का जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, सपोज हम उसे RA1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो है आपका 0.04 ओम, और जो जनरेटर 2 का जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, अगर उसे हम RA2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो RA2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.025 ओम। इसके बाद बोल रहे फील्ड रेजिस्टेंसेस ऑफ, यानी कि जनरेटर 1 का जो फील्ड रेजिस्टेंस होगा RSH1, वो लिया गया 25 ओम। जनरेटर 2 का जो आपका शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा RSH2, दैट इज इक्वल टू 20 ओम। इसके जो इंड्यूस्ड वोल्टेजेस हैं, सपोज E1 फर्स्ट वाले का, जनरेटर फर्स्ट का जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो सपोज है 440 वोल्ट, और जो E2 है यानी कि सेकेंड जनरेटर का जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो है 420 वोल्ट। आपको बोल रहा है फाइंड द बस बार वोल्टेज, यानी वोल्टेज भी निकालना है, और आउटपुट ऑफ द मशीन्स, यानी कि दोनों जनरेटर कितना कितना पावर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो वैल्यू निकालना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमें वैल्यू दिया हुआ है, अब इससे हमें टर्मिनल वोल्टेज और आउटपुट ऑफ द मशीन निकालना है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि लेट I1 and I2 are supply currents of generator 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जनरेटर 1 और 2 का जो सप्लाई करंट है I1 एंड I2 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टोटल लोड करंट IL है दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और लोड करंट का वैल्यू अगर 2500 एम्पियर है तो हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2500। देन हम यहाँ से I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं 2500 माइनस I1, क्योंकि हमें यहाँ पे I1 और I2 का वैल्यू पता नहीं है, तो हम यहाँ पे I1 और I2 का वैल्यू
के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम वहाँ से I1 और I2 का वैल्यू निकाल पाएंगे। क्योंकि जब तक हम I1 और I2 का वैल्यू नहीं निकालते हैं, आपके बस बार वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करके हम अपने मशीन के आउटपुट्स नहीं निकाल सकते। तो ये हमने निकाल दिया। अब हम केस बात करें कि फॉर जनरेटर 1 के केस में अगर बात करें तो जो आपका टोटल आर्मेचर करंट होगा, आर्मेचर करंट IA1 इज इक्वल टू क्या होगा, इसका सप्लाई करंट दैट मीन्स I1 प्लस फील्ड करंट IF1। और यहाँ पे चूंकि ये जो जनरेटर्स हैं वो शंट जनरेटर हैं, तो शंट जनरेटर के शंट फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस आपका टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो आप वहाँ से आप IF1 का वैल्यू निकाल सकते हो। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं I1 प्लस IF1। यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है उसे हम V मान के चल सकते हैं, V अपॉन आपका RF, और RF1 यानी कि जो RSH1 है उसे हम आपके जनरेटर 1 के लिए शंट फील्ड वैल्यू मान के चल रहे हैं, शंट फील्ड रेजिस्टेंस वैल्यू मान के चल रहे हैं। तो RSH1 यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो आसानी से हम आर्मेचर करंट IA1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं I1 प्लस V अपॉन RSH1 का वैल्यू है 25 ओम। दैट मीन्स कि आर्मेचर करंट IA1 इज इक्वल टू I1 प्लस 0.04 V। तो अगर हम मान के चले तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, वेयर जो V होगा ये आपके बस बार वोल्टेज है। या फिर टर्मिनल वोल्टेज है। इसी तरीके से जनरेटर 2 के केस में बात करें तो फॉर जनरेटर 2 आर्मेचर करंट IA2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सप्लाई करंट I2 प्लस जनरेटर 2 का फील्ड वाइंडिंग करंट, और यहाँ पे लिख सकते हैं I2 प्लस इसका भी, इसके क्रॉस का भी जो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज होगा वो सेम होगा अपॉन RSH2। दैट मीन्स हम IA2 का वैल्यू लिख सकते हैं, I2 का वैल्यू हमें पता है 2500 माइनस I1, और V अपॉन RSH2 का वैल्यू पता है 20। तो हम यहां से IA2 का वैल्यू लिख सकते हैं 2500 माइनस I1 प्लस 0.05 V, ये IA2 का वैल्यू होगा। और इसे हम इक्वेशन थर्ड बना देते हैं। जनरेटर 1 में हम क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू V प्लस IA1 इंटू R1। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं E1 का वैल्यू दिया हुआ है 440 वोल्ट इज इक्वल टू V प्लस IA1 का वैल्यू हमने निकाला है I1 प्लस 0.04 V इंटू R1। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 440 इज इक्वल टू V प्लस I1 प्लस 0.04 V, और R1 का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसका वैल्यू क्या है 0.04।
तो लिख सकते हैं 440 इज इक्वल टू V प्लस 0.04I1 प्लस 0.0016 V, देन फाइनली हमें निकलेगा 440 इज इक्वल टू 0.04I1 प्लस 1.0016 V, और ये इक्वेशन जो बनेगा ये बनेगा फोर्थ। सिमिलरली आप जनरेटर 2 के लिए भी कर सकते हैं। फॉर जनरेटर 2 E2 इज इक्वल टू है V प्लस IA2 इंटू R2। तो I2 की वैल्यू है 420 इज इक्वल टू V प्लस IA2 की वैल्यू है 2500 माइनस I1 0.05 वोल्ट इंटू R2 की वैल्यू हमें जो दी गई थी वो कितनी है 0.025, देन दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 420 इज इक्वल टू V प्लस 62.5 माइनस 0.025 I1 प्लस 0.00125 V। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कर सकते हैं 62.5 को हम लेफ्ट साइड भेज दें तो ये हो जाएगा 420 माइनस 62.5 इज इक्वल टू V प्लस दिस, हम उसे लिख सकते हैं 1.00125 V माइनस 0.025 I1। फाइनली इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 357.5 इज इक्वल टू 1.00125 वोल्ट माइनस 0.025 I1, ये इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को सॉल्व करके हम I1 और V का वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम I2 का वैल्यू निकाल करके अपनी पावर रेटिंग या आउटपुट पावर ऑफ द मशीन निकाल सकते हैं। तो अब हम इसे अगर सॉल्व करें और I1 के टर्म को अगर हमें कैंसिल आउट करना है तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.025 से, और इक्वेशन 4 अब इक्वेशन 4 और 5 से हमें जब I1 और V का वैल्यू निकालना है तो इसमें सबसे पहले ये करते हैं कि इक्वेशन 4 और 5 में I1 के टर्म को हम कैंसिल आउट करते हैं, और इसके लिए इक्वेशन 4 में हमें 0.025 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वेशन 5 में हमें 0.04 से मल्टीप्लाई करना। तो देखते हैं क्या आएगा। तो इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करना है 0.025 से, ऐड कर देना है इक्वेशन 5 को आफ्टर मल्टीप्लाइंग 0.04, हमें मिलेगा क्या। तो हमें जो दो इक्वेशन मिलेंगे वो मिलेंगे 11 इज इक्वल टू 0.02504 V प्लस 0.001 I1, और दूसरा जो इक्वेशन मिल रहा है वो 14.3 इज इक्वल टू 0.04005 V माइनस 0.001 I1। और यहाँ पे जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या होगा कि आपके I1 के टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली जो आपको वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा 25.3 इज इक्वल टू 0.06509 V। तो यहाँ से हम V का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 25.3 अपॉन 0.06509, दैट इज इक्वल टू 388.7 वोल्ट। और V का वैल्यू हम इक्वेशन 4 या 5 में से किसी में भी पुट करके I1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आएगा फ्रॉम इक्वेशन 5
क्या आएगा 357.5 इज इक्वल टू 1.00125 इंटू वी का वैल्यू है 388.7 माइनस 0.0 माइनस 0.025 I1। यहाँ से हमें I1 का वैल्यू निकालना है, तो बहुत ज़रूरी है कि 0.025 I1 को हम इक्वलिटी के दूसरे साइड लेके जाए और फिर 0.025 से हम अगर डिवाइड कर दें तो हमें जो I1 का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 1.00125 इंटू 388.7 माइनस 357.5 अपॉन 0.025 अपॉन 0.025। तो ये जो वैल्यू होगा I1 का वो निकलेगा। और अगर हमें I1 का वैल्यू इतना मिलता है तो आसानी से हम I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, जो कि है 2500 माइनस 12.67.44 देन I2 इज इक्वल टू 32.56 एम्पियर। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमने इक्वेशन जो वोल्टेज V का वैल्यू निकाला वो हमारा पहला जो बस वोल्टेज हमें निकालना था वो निकल जाता है। सेकंड, जो आपको पावर आउटपुट ऑफ मशीन्स निकालना है उसके लिए हमें I1 I2 की वैल्यू चाहिए थी। अब आसानी से हम यहाँ पे मशीन जनरेटर 1 और जनरेटर 2 का हम पावर आउटपुट निकाल सकते हैं, जो कि निकलेगा। तो यहाँ पे पावर आउटपुट ऑफ जनरेटर फर्स्ट निकलेगा PG1 इज इक्वल टू V इंटू I1। V हमने निकाला 388.7 और I1 हमने निकाला 1267.44। तो PG1 की वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी 4,91,099.128 वाट। अगर हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट करें तो हम इसे लिख सकते हैं 491.10 किलोवाट अप्रॉक्सीमेटली। और सेम पावर आउटपुट ऑफ जनरेटर 2 PG2 इज इक्वल टू VI2। V की वैल्यू है 388.7 इंटू I2 की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1232.56। तो यहाँ पे जो हमें PG2 का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 4,79,096.072 वाट। और इसे अगर हम किलोवाट में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 479.10 किलोवाट। तो यहाँ पे जो PG1 और PG2 की वैल्यू हमने निकाली, ये आपका सेकंड और थर्ड आंसर है। और इसी वैल्यू के साथ आपका ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप now you are able to explain the parallel operation of DC generators and you are able to analyze the parallel operation of DC machines. And in future अगर आपके एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे अच्छे से आंसर करेंगे और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे।